हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज से हम लोग आपके लिए यूपी टेट की क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना पर्यावरण अध्ययन टॉपिक को कवर करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के इस सब्जेक्ट में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा इन्वायरमेंट का होगा, पर्यावरण का होगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए तो पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण जो शब्द बना हुआ है किससे, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आपका एक परि से मिलकर बना हुआ है और दूसरा किससे बना हुआ है, आवरण से। ठीक है, एक शब्द आपका पर्यावरण में आपका परिधन आवरण से मिलकर बना हुआ है। अब परि का अर्थ क्या होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर। क्या होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर। आवरण का अर्थ क्या होता है, आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। ठीक है, आवरण का अर्थ क्या होता है, घिरा हुआ। तो अब हम लोग का जो पर्यावरण है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परिधन आवरण, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। इसको हम लोग कह सकते हैं पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ। ठीक है, पर्यावरण का अगर शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि जो चारों ओर से घिरा हुआ होता है उसे हम पर्यावरण कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप जो भी देखते हैं हमारे पर्यावरण में, जैसे नदी, पहाड़, तालाब, मैदान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मछली, जो भी चीज़ें आप देखते हैं सभी क्या है, ये सभी हमारे पर्यावरण के घटक हैं। ठीक है, ये पर्यावरण के कंपोनेंट हैं, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम देखते हैं पर्यावरण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पर्यावरण के चार प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से, आपका पहला आता है स्थल मंडल, दूसरा आपका आता है जल मंडल, तीसरा आता है वायुमंडल, चौथा आता है जल मंडल। अब स्थल मंडल क्या होता है, स्थल मंडल देखिए, स्थल मंडल क्या होता है, धरातल के अवतलित क्षेत्रों जैसे महासागरों द्वारा ढके हैं। जलीय क्षेत्र आपका कितना है, जलीय क्षेत्र अगर आपको नहीं पता है 71% क्या है, पृथ्वी पे वाटर है, जलीय क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद जल तल से ऊंचा उठा हुआ भाग है। जो तल है वह जल से ऊंचा, जो जल है हमारा वो नीचे वाले भाग में है, क्योंकि आपको भी पता है जो तरल पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे होते हैं, वो सरफेस पे होते हैं। और जो हमारा भूभाग है, ठीक है, जो भूभाग है, तल क्षेत्र है, वह ऊंचा उठा हुआ भाग है। इसे क्या कहते हैं, यह भाग स्थल मंडल है। यह क्या है, यह एक स्थल मंडल है और इसके अंतर्गत धरातल में लगभग 29% भाग आता है। कितना आता है, 29% भाग आता है। 71% आपका क्या है, जल है और 29% आपका क्या है, थल है। ठीक है, तो जल और थल आपका 71 और 29% दोनों के रेशियो में है। इसमें 3 परतें होती हैं, पहली भूपृष्ठ की होती है, दूसरी धरती की गहराई से 100 किलोमीटर है। इस परत पर विभिन्न प्रकार की मिट्टी या शैलियाँ पाई जाती हैं। ठीक, तो आप स्थल मंडल देख लिए। क्या होता है, स्थल मंडल जो होता है वह जल से, आपका जल के स्थल से ऊपर होता है। ठीक है, वह स्थल जो होता है, थल जो होता है वह ऊंचा उठा हुआ जो भाग होता है जहाँ पे पानी नहीं होता उसे थल कहते हैं। इसके बाद आपका आता है जल मंडल। ठीक है, तो जल मंडल क्या होता है, पृथ्वी का समस्त जलीय भाग जल मंडल कहलाता है। पृथ्वी पे जो भी जल का भाग पाया जाता है, चाहे महासागर हो, नदी हो, तालाब हो, जो भी जल वाला भाग पाया जाता है, जो समस्त जलीय भाग पाया जाता है वह क्या कहलाता है, वो आपका जल मंडल कहलाता है। इसमें आपके सभी प्रकार के सागर, महासागर, ठीक है, सागर, महासागर, जो बड़े बड़े तालाब हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारे के सारे आपके जल मंडल के अंतर्गत आते हैं। और हमारा जल मंडल कितना है, लगभग 71% है। आपको अभी पहले भी बताया गया है कि 71% आपका क्या है, 71% आपका जल है। इसके बाद पृथ्वी की सतह पर क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 36 वर्ग किलोमीटर पर जल है। देखिए पृथ्वी, टोटल पृथ्वी का कितना है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये 51 करोड़ है। ठीक है, कितना है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से आपका 51 करोड़ में से आपका 36 करोड़ वर्ग क्या है, आपका पानी है। ठीक है, आपका क्या है, जल मंडल है। ठीक है, तो ये आप डाटा याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपका आता है वायुमंडल। ठीक है, देखिए वायुमंडल देख लेते हैं क्या होता है। वायुमंडल क्या होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर वायु की सैकड़ों किलोमीटर मोटा आवरण है, जिसे वायुमंडल कहता है। आप देखेंगे पृथ्वी और जल को अगर आप छोड़ दें तो ऊपरी सतह पे क्या पाया जाता है, वायु पाया जाता है। ठीक है, तो इस जो वायु को, जो सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण होता है, पृथ्वी के चारों ओर सराउंडिंग में हवा पाया जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये हवा भी क्या होते हैं, बंधे हुए हैं। तो जिसके अंतर्गत आपका वनस्पति तथा पशु जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। इसके बाद जो आपका वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में धरातल की ऊंचाई से 800 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, अगर आप पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी की ऊंचाई से 800 किलोमीटर, कितना,
पृथ्वी के ऊंचाई से 800 किलोमीटर आपका क्या माना जाता है, आपका वायुमंडल माना जाता है, ठीक है। परंतु कुछ खोजों के पश्चात यह ऊंचाई 1300 किलोमीटर भी आंकी गई है कि 800 से 1300 किलोमीटर के बीच भी आपका जो होता है एयर यानी कि हवा पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत कम मात्रा में हवा पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम, ठीक है। तो आप मेनली याद रखिएगा कि जो 800 किलोमीटर है पृथ्वी के सतह से, 800 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाएंगे पृथ्वी के सतह से तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको वायुमंडल मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जयमंडल। जयमंडल क्या होता है, जयमंडल क्या होता है, जीवन मंडल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण होता है जिसके अंतर्गत वनस्पति तथा पशु जीव जो होते हैं, ठीक है, पशु जीवन बिना रक्षक साधन के संभव होता है। जयमंडल का साधारण भाषा में अगर आप अर्थ देखें तो उसका स्थान संभव होता है, क्या होता है, उसका स्थान या भाग से है, यहाँ जीव निवास करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जयमंडल देखिए, स्थल मंडल आप क्या देखिए, जो भूभाग है वो क्या कहलाता है, स्थल मंडल। जल मंडल क्या है, जो भी जलीय भाग है उसको जल मंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर जो होते हैं हवाएं होती हैं, जो वायु होता है उससे क्या कहते हैं हम लोग, वायुमंडल कहते हैं। जयमंडल क्या होता है, जयमंडल देखिए आपका वनस्पति तथा पशु जीवन बिना किसी रक्षक साधन के अंतर्गत जो रक्षक साधन के संभव होता है वह क्या कहलाता है, आपका जयमंडल। जयमंडल को आप साधारण भाषा में अगर एक अर्थ देना चाहें तो स्थान या भाग से है, किससे है, स्थान या भाग जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं उसे क्या कहते हैं, जयमंडल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जयमंडल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। जयमंडल के आपके कौन से प्रमुख घटक है, एक आपका है अजैविक घटक, जैविक घटक और तीसरा क्या है, ऊर्जा घटक, ठीक है। तो अजैविक घटक क्या होता है, अजैविक घटकों के अंतर्गत वातावरण में पाए जाने वाले खनिज होते हैं, क्या होते हैं, जैसे आपका अजैविक में खनिज है, जो भी आपका खनिज पाया जाता है वो क्या कहलाता है, अजैविक घटन में। गैस होते हैं, जो कुछ पोषक तत्व हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके किसके अंतर्गत, अजैविक घटक में आते हैं। अब जैविक घटक की बात करें तो जैविक घटक के अंतर्गत सभी प्रकार के पौधे, पादप, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि सभी सम्मिलित किए गए हैं जो ये जीवित हैं, ठीक है, जो अपना पोषण कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, इनमें सभी प्रकार की क्रिया देखी जाती है, पालन पोषण करते हैं, वो अपना क्या करते हैं, वो अपना वंशज बढ़ाते चले जाते हैं। ऐसे क्या होते हैं, जैविक घटक जो कि जिंदा होते हैं, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए कोई भी मानव है, मानव हालांकि आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, मानव आपका कुछ जानवर के अंतर्गत आ जाएगा, जानवर, पौधा, ठीक है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर बात करें ऊर्जा घटक की, तो ऊर्जा घटक के फलस्वरूप सूरज की ऊर्जा, सबसे इंपॉर्टेंट जो सनलाइट है, किसकी ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा, ठीक है। सूरज की ऊर्जा जो है, सूरज का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, ऊर्जा घटक का जो सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है सूरज की ऊर्जा को माना गया है, जिससे सभी जीवों को जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऊर्जा और पौधों को अपना भोजन पकाने के लिए क्या प्रकाश मिलता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण से वो लोग क्या करते हैं, अपना भोजन पकाते हैं। हमको भी सूर्य के किरण से क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, हमें भी एक अगर मानव जीवन की बात करें तो मानव जीवन में हम लोग सोलर से यूज करते हैं, मतलब तमाम प्रकार का यूज जो ऊर्जा घटक जो सबसे बड़ा ऊर्जा घटक होता है सूर्य होता है। सूर्य से जीवित जो जैविक अजैविक घटक होते हैं दोनों को फायदा मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है हमारा जो परितंत्र के घटक कौन कौन से हैं, जो हमारा परितंत्र है उसके घटक कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका आ जाता है अजैविक घटक, दूसरा कौन सा आ जाता है, जैविक घटक। अब अजैविक घटक में क्या क्या हो सकते हैं, अजैविक घटक में आपका भौतिक कारक भी हो सकता है, अकार्बनिक पदार्थ हो सकता है, कार्बनिक पदार्थ हो सकता है, ठीक है। जैविक घटक में आपका उत्पादक, उपभोक्ता और क्या होता है, अपघटक होता है, ठीक है। देखिए अब आपका जो भौतिक कारक होता है, भौतिक कारक क्या होता है, सूर्य की प्रकाश, तापमान, वर्षा, जो आर्द्रता तथा दाब से जीवों में वृद्धि की सीमित स्थिर बनाए रखता है, वो क्या होता है, भौतिक कारक होता है। भौतिक कारण से ये अजैविक घटक बने रहते हैं। इसके बाद है आपका अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में सबसे ज़्यादा आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जल, चट्टान, मिट्टी तथा जो भी खनिज पदार्थ होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, अकार्बनिक पदार्थ में आते हैं, ठीक है। तो आप एक दो याद रख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन,
जल, चट्टान, मिट्टी, ठीक है। अब आपका आता है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ह्यूमिक पदार्थ हो गया, ऐसे जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं वो सभी सजीव तंत्र के मूलभूत अंग हैं। वो सभी क्या हैं, जो भी सजीव हैं, जो भी जिंदा हैं इस पृथ्वी पे, उनके क्या हैं, ये एक तरीके से उनके मूलभूत इकाई हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका ये जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच की कड़ी है, ये क्या है, एक जैविक और अजैविक बीच की कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों के बीच की एक कड़ी होती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप जैविक घटक में आए, जैविक घटक में आपने 3 चीज़ें देखी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक क्या होते हैं, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरे परितंत्र के लिए भोजन का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं, यह विषमपोषी कहलाते हैं और स्वपोषी द्वारा संश्लेषित किए गए भोजन को खाते हैं, ठीक है। जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता, ये सब क्या है, ये सब सर्वाहारी जीव, पौधे और जंतुओं दोनों को खाते हैं, ठीक है। इसमें आपका मानव भी जोड़ लीजिएगा, क्योंकि मानव भी क्या है, मानव भी दोनों खाता है, ठीक है। अब अपघटक क्या होते हैं, देखिए जो तीसरा पार्ट है अपघटक, इन्हें क्या होते हैं, इन्हें मृतपोषी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मृतपोषी होते हैं। या अधिकतर बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं, जीवाणु और कवक होते हैं, जो पौधों तथा जंतुओं को मृत, अपघटित और मृत कार्बनिक पदार्थों जो सड़ रहे होते हैं उनको अपने शरीर के बाहर एंजाइमों का स्राव करके ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके अपघटक। जैसे कि आप एग्जाम्पल अभी देखें, बैक्टीरिया जो होते हैं, कवक होते हैं, ये सभी किसके, ये क्या होते हैं, अपघटक होते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद है परितंत्र के कार्य। परितंत्र के कार्य क्या क्या है, परितंत्र जो है जटिल परिवर्तनात्मक तंत्र है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह करता है, पोषकों में क्या करता है, यह क्या करता है, पोषकों का चक्रण करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे परितंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो प्राकृतिक परितंत्र होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, मानव निर्मित परितंत्र होते हैं। प्राकृतिक तंत्र में आप देख सकते हैं जैसे पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर होता है। क्या होता है, पूरी तरीके से यह किस पे निर्भर करता है, सौर विकिरण पर निर्भर करता है। जैसे आपका जंगल, घास के मैदान, समुद्र, झील, नदियाँ, मरुस्थल, इसमें क्या होते हैं, हमें भोजन, ईंधन, चारा तथा औषधियाँ प्राप्त होती हैं। इन सभी से क्या होती है, हमारे भोजन, औषधि, ये सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसके बाद अगर परितंत्र और विकिरण तथा ऊर्जा सहायकों को, जैसे हवा है आपका, वर्षा, ज्वार भाटा पर निर्भर होता है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, ये आपका आता है प्राकृतिक परितंत्र। अब अगर मानव निर्मित परितंत्र की बात करें तो मानव निर्मित में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख लीजिए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा पर निर्भर उदाहरण जो खेत और एक्वाकल्चर, तालाब हैं, जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नगरीय और औद्योगिक परितंत्र। तो मानव निर्मित परितंत्र भी बहुत सारे बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका परितंत्र के प्रकार हो गए। इसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं खाद्य जल क्या है, खाद्य जाल, ठीक है। जो हमारा खाद्य जाल है वो क्या होता है, भोजन पर या भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर परितंत्र में विभिन्न जातियों के बीच के संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। देखिए 3 चरण वाली खाद्य श्रृंखला होती है। जैसे घास होता है, घास को कौन खाता है, हिरण खाता है। हिरण को कौन खाता है, शेर खाता है। तो ये क्या हो गया, 3 चरण वाली खाद्य श्रृंखला हो गई। लेकिन ऐसी भी श्रृंखलाएं जो 4 चरणों वाली भी हैं। तो 4 चरण में सबसे पहले क्या होगा, 4 चरण में देखिए घास है, घास को आपका कोई कीटाणु या कीट खाएगा, उस कीट को मेढक खा जाएगा, उस मेढक को क्या खा जाएगा, पक्षी खा जाएगा, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आ गया, ये आपका 4 चरणों वाली खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद 5 चरणों वाली खाद्य श्रृंखला कौन सी है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, घास है, घास को कौन, कीट मेढक खाएंगे। इसके बाद इसको कौन खा जाएगा, इसको आपका सांप खा जाएगा। सांप को कौन खाने वाला है, पक्षी यानी कि मोर। तो सांप को भी कौन खा जाता है, मोर खा जाता है। सबसे पहले घास, घास को कौन खाते हैं, कीट खाते हैं, कीट को मेढक खाते हैं, मेढक को सांप खाते हैं, सांप को पक्षी खा जाते हैं। तो ये 5 चरणों वाला खाद्य श्रृंखला होता है, ठीक है। इसके बाद खाद्य जाल आपका क्या होता है, खाद्य जाल देखिए आपको ये ग्राफ ये दिख रहा होगा, ठीक है। एक पारिस्थितिक तंत्र का सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आप अगर शेर को मार देंगे तो आपका जंगल में हिरण अधिक हो जाएंगे और जो भी छोटे जानवर हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप छोटे जानवरों को मार देंगे तो शेर को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो कहीं न कहीं जो खाद्य जाल होता है, पारिस्थितिक तंत्र का सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं न कहीं आपस में सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आज अगर आप पौधों को अगर काट दे रहे हैं, पेड़ों को काट दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे मानव
मानव भी आपका जो हमारा जो मानव है, हम सभी ये क्या हम भी अफेक्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी अफेक्ट हो रहे हैं, शेर भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, अगर आप किसी एक चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके पूरी पारिस्थितिक तंत्र को तहस नहस कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सभी एक तरीके से जुड़े होते हैं। ये एक दूसरे का, ये एक चक्र होता है जो चलता चला जाता है। लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो आपका अपना साइकिल बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो हमारा प्रकृति का बैलेंस बना हुआ है पृथ्वी पर वो बिगड़ सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, आज सबसे बड़ा जो विषय बनकर उठा है वह क्या है, पर्यावरण की रक्षा करना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए प्रयास जारी है। हमारे भारत देश भी जारी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो पर्यावरण का संरक्षण की बात की जा रही है कि आप एटम बम का परीक्षण न करिए, तो मतलब जो भी आप एक्शन ले सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी लिए जा रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पे वो सारे लिए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी कुछ बुलाए गए थे। एक सम्मेलन आपका देखिए बुलाया गया था, मानव पर्यावरण एवं स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में ही बुला लिया गया था। ठीक है, यह सम्मेलन देखिए स्वीडन और स्टॉकहोम के जो आपका स्टॉकहोम शहर है 5 जून 1972 को आपका आयोजित किया गया था। इसमें पर्यावरण के संरक्षण के बारे में पूरी बात कही गई थी और इसके लिए एक शब्द दिया गया था, एक ही पृथ्वी का सिद्धांत। इसी सम्मेलन में मनाया गया था, क्या, एक ही पृथ्वी सिद्धांत। ठीक है, इस सम्मेलन में जो आपका एक ही पृथ्वी सिद्धांत, इसी सम्मेलन को अपनाया गया था। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद अगर आप पर्यावरण कब मनाया जाता है, पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण उसी दिन से क्या हुआ, जो आपका स्वीडन और स्टॉकहोम में 5 जून को सबसे पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन मनाया गया था। वो कब मनाया गया था, 5 जून को। इसीलिए हमारा जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि पहला आपका जो मीटिंग हुआ था या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो आपका कब हुआ था, पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को हुआ था। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो पृथ्वी सम्मेलन किया गया था 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन अब किया गया था ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था। कब, 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था। इसमें भी पर्यावरण से संबंधित जो भी चीज़ें थी उस पर डिस्कस किया गया था, कैसे हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लगभग आपके 182 देशों ने हिस्सा लिया था। किसने देशों ने, 182 यानी कि लगभग आपके सभी देशों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण की बात की गई थी, कुछ नियम कानून बनाए गए थे किस प्रकार से हम लोग पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे भारत में पर्यावरण संरक्षण क्या क्या, अब भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं वो देख लेते हैं। तो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण है, सबसे पहला आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब का है, 1986 का है। इसमें क्या हुआ था कि यह अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था और यह अधिनियम 19 नवंबर को आया था। कब आया था, 19 नवंबर आपका 1986 को लाया गया था। ठीक है, तो पहला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। दूसरा जो पर्यावरण संबंधी कुछ प्रमुख आंदोलन चलाए गए थे, इन आंदोलन को अगर आप इतिहास में पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। देखिए क्या था, पहला आपका चिपको आंदोलन 1973 में चलाया गया था। इस समय में क्या होता है, इस आंदोलन के नेता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रैनी नामक गांव से हुई थी और इस आंदोलन में महिलाएं जो थी, जो पेड़ काटने वाले आते थे तो महिलाएं पेड़ों से चिपक करके खड़ी हो जाती थी कि अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले उनको काटना होगा। ठीक है, तो उससे क्या पेड़ से ये लोग चिपक जाते थे, इसलिए इसको नाम दिया गया चिपको आंदोलन। यह कब हुआ था, 1973 में हुआ था। ठीक है, आज लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर में भी एक आपका खेजड़ली नामक गांव था, वहां पे भी अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। वृक्षों की रक्षा करते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी थी। तो ये आपका एक प्रमुख अहम फैक्ट है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अपिक्को आंदोलन 1993 में। अपिक्को आंदोलन में क्या होता है, इसके आंदोलन में जो सबसे प्रमुख नेता थे पांडुरंग हेगड़े थे। यह क्या थे, चिपको आंदोलन के ही रूप था जिसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। ये एक प्रकार से आप कहते हैं चिपको आंदोलन का एक दूसरा स्वरूप था जो आपका 1993 में चलाया गया था। इसके प्रमुख नेता कौन थे, इसके प्रमुख नेता थे पांडुरंग हेगड़े थे। कौन थे, पांडुरंग हेगड़े।
इसके बाद आपका नर्मदा आंदोलन चलाया गया 1989 में। कब चलाया गया? नर्मदा आंदोलन में आपका नर्मदा आंदोलन में क्या हुआ था, इसके जो प्रमुख नेता थे बाबा आमटे थे, मेधा पाटेकर थे। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बने बांध के विरोध में हुआ था, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? नर्मदा आंदोलन। ठीक है, चलिए इसके बाद है पर्यावरण संबंधी दिवस। कौन सा पर्यावरण यानी पर्यावरण से संबंधित जो भी दिवस मनाए जाते हैं कब मनाए जाते हैं? देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपने अभी देखा कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हुआ था 5 जून को हुआ था, इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपका वह मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख पर्यावरण दिवस थे। अब पर्यावरण संबंधी कुछ सप्ताह और माह हैं, कौन कौन से? जैसे वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वन महोत्सव कब होता है? जुलाई और फरवरी दोनों के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, जब भी उसका प्रथम सप्ताह चालू होता है। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, जो वन्य जीव सप्ताह होता है 1 से 7 अक्टूबर। इसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर यानी कि पूरे 1 महीने मनाया जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता का माह है 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लीजिए परितंत्र। ठीक है, किसी विशेष स्थान पर जैविक तथा अजैविक घटकों का जो समूह पारिस्थितिक इकाई के रूप में अन्योन्यान्त्रिक क्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके परितंत्र कहलाते हैं। ठीक है, देखिए तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी यूपी टेट की क्लास यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। लगभग हम आपका 30 दिन में, ठीक है 30 दिन में आपका पूरा का पूरा पर्यावरण समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 30 दिन में आपका क्या समाप्त हो जाएगा? पूरा पर्यावरण समाप्त हो जाएगा, जिसमें आपको लगभग 2 वीडियोस डेली देखने को मिल जाएंगे। एक आपका सुबह मिलेगा, दूसरा आपको शाम मिलेगा। आपसे हमें केवल इतना सपोर्ट चाहिए, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।